हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल नील कमल एडुटेनमेंट। और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर नवाब्स लूज देयर पावर से लेके हमने बिल्कुल वहां तक खत्म कर लिया है जहां तक बहादुर शाह जफर इस संग्राम में शामिल हो गए थे। तो बहादुर शाह जफर के शामिल होने के बाद क्या अंजाम हुआ ये हम देखते हैं। पर एक जाहिर सी बात ये भी है कि जब कभी भी कहीं विद्रोह होता है तो उसे होते रहने नहीं दिया जाता है, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाए। और यहाँ भी यानी कि 1857 के विद्रोह में भी यही बात हुई। जिन जिन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था उन सारी जगहों पर विद्रोह को बुरी तरह से दबा दिया गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग उसके बाद क्या हुआ। जो सब टॉपिक हमने पढ़ा था वो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली का था, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया था। बहादुर शाह जफर ने एक सिंगल स्टेप ऐसा लिया कि सभी देसी राजे रजवाड़े जो थे यानी प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके राजाओं को चिट्ठियां लिखी। और इसके बाद कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर एक लीडर के रूप में उभरे, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि ठीक है वो लीडरशिप करेंगे इस विद्रोह की, यानी कि सभी को अपना संरक्षण देंगे, यानी कि विद्रोह को अपना संरक्षण देंगे। और इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के खिलाफ बगावत की जा रही हो और कंपनी उसे एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, हाँ भाई बगावत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो होना नहीं था। तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक जो है वो है द कंपनी फाइट्स बैक। तो कंपनी ने जहां जहां भी विद्रोह हुए थे उन जगहों को, उनके नेताओं को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि सारे विद्रोही जो थे, जैसा कि मैंने बताया था कि सभी जमा हो गए थे दिल्ली में। और उन्होंने बहादुर शाह जफर से ये दरख्वास्त की थी कि वो एक हमारे लीडर के रूप में सामने उभर के आए। और दिल्ली एक बड़ा सेंटर बन गया था। तो इस वजह से सबसे पहले तो दिल्ली को ही रिकैप्चर किया गया। तो इस वजह से सबसे पहले दिल्ली को ही रिकैप्चर किया गया सितंबर 1857 में। और जो लास्ट मुगल एम्पायर थे यानी कि बहादुर शाह जफर, उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई और उन्हें उनकी वाइफ जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया 1858 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की रंगून में ही डेथ हो गई। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया। लेकिन दिल्ली को रिकैप्चर करने का ये अर्थ कदापि नहीं था कि जो अपराइजिंग हुई थी यानी कि जो विद्रोह हुआ था वो समाप्त हो गया। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहादुर शाह जफर को बहुत ही बुरा दिन देखना पड़ा। और वो एक बहुत अच्छे शायर भी थे। तो उन्होंने गजल लिखी थी वहां पे, जिसकी दो पंक्तियां मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊंगी। तो बहादुर शाह जफर ने लिखा कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। यानी कि उनके अंतिम समय वो हिंदुस्तान में नहीं बिता सके, इसका उन्हें काफी रंजो गम रहा और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी मौत, दिल्ली को रिकैप्चर किया जाना, इसके बाद भी विद्रोही रुके नहीं। और विद्रोही यदि नहीं रुके तो कंपनी ही कहाँ रुकने वाली थी। कंपनी ने सभी विद्रोहियों को कुचल डालने का पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था। तो यहाँ देखते हैं। तो बहादुर शाह जफर को तो भेज दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट था, पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग। ये विद्रोह इतना भयानक था जिसे बहुत छोटा सा कह के कई बार कह दिया जाता है कि ठीक है ये तो बस एकमात्र एक जगह पे, कुछ कुछ जगहों पे होने वाला विद्रोह था। कि ब्रिटिश फोर्स को इसे तकरीबन 2 साल लगे पूरी तरह से कुचलने में। इसके बाद लखनऊ को भी ले लिया गया, लखनऊ के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को भी जून 1858 ईस्वी में मार डाला गया। इसके बाद यदि देखते हैं तो अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई। अवंतीबाई मतलब जहां जहां पे जिन जिन क्षेत्र में जिन विद्रोहियों ने विद्रोह किया था उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया गया। इस तक यदि उन्हें रहने भी दिया गया, या तो उन्हें मार दिया गया, या तो उन्हें मार दिया गया, या यदि उन्हें रहने भी दिया गया तो उनकी शक्ति को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया गया। तात्या टोपे escaped to the jungle of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859। तो तात्या टोपे जो कि सेंट्रल भारत के जंगलों में भाग गए थे और वहां से गुरिल्ला वॉर उन्होंने चालू रखा था, और उन्हें भी 1859 ईस्वी में मार डाला गया। The British also tried their best
टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अच्छा, तो ब्रिटिश क्या कर रही थी कि एक तरफ तो विद्रोहियों को कुचल रही थी, उनको मार रही थी, पर दूसरी तरफ जो यहाँ के लोग थे उनकी लॉयल्टी को भी वापस पाना चाह रही थी, उनके विश्वास को भी फिर से अपने पक्ष में करना चाह रही थी। तो उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है, जो लॉयल लैंडलॉर्ड्स हैं, लॉयल लैंडलॉर्ड्स मतलब जो ब्रिटिश के भक्त कह लीजिए या ब्रिटिश के प्रति वफादार कह लीजिए, तो ऐसे जो लैंडलॉर्ड होंगे वो अपने ट्रेडिशनल राइट्स को एंजॉय कर सकेंगे। जमीन के ऊपर जो उनका पुश्तैनी अधिकार है उसको वो एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि उनकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied। ये भी कहा गया कि जिन्होंने विद्रोह किया है वो यदि ब्रिटिश के समक्ष समर्पण कर दें, सबमिट कर दें, और यदि उन्होंने किसी भी गोरे व्यक्ति की जान नहीं ली है, उनकी हत्या नहीं की है, तो उनके राइट्स को भी बरकरार रखा जाएगा। हालांकि nevertheless hundreds of सिपाही रिबेल नवाब्स एंड राजा were tried and hanged। पर फिर भी बहुत सारे सिपाही, विद्रोही, नवाब्स और राजा, यानी मुस्लिम क्षेत्र में नवाब होते थे, हिंदू के क्षेत्र में राजा होते थे, इन सभी को, बहुत सारे राजाओं को हैंग भी कर दिया गया था, यानी कि फांसी की सजा दी गई थी। जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है ना, वो है इसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये जो 1857 का विद्रोह हुआ तो आखिर उसके परिणाम क्या निकले। और ये परिणाम ही ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि एक्चुअली ये कितना इम्पॉर्टेंट था। और इस विद्रोह के बाद विदेशी लोग जो थे, यानी कि जो फॉरेन रूल हमारे यहाँ था, जो कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ था, वो यहाँ पे कुछ भी करने में बहुत ही घबराने लगे, क्योंकि अब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि यहाँ की जनता जागरूक हो गई। और जागरूक होना ही पर्याप्त नहीं था, जनता अब तक ना सिर्फ जागरूक हो गई थी, लोग जो थे यहाँ के वो ना सिर्फ जागरूक हो गए थे बल्कि अब वो एक होने लग गए थे। और इस एकता की शक्ति ने ब्रिटिशर्स को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो परिणाम दिखाए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन था अभी तक, वो ट्रांसफर हो गया। और ये सबसे बड़ा चेंज था एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू में। और इसके एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। और कई बार ये वाला जो सेगमेंट है आपके बुक में जो दिया हुआ है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा ही इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो 1 मार्कर में आए, चाहे वो 2 मार्कर में आए, या फिर 5 मार्कर्स में आ जाए। बट इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पिछले 8-10 सालों का जब आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसीलिए इस सेगमेंट को हम लोग बहुत ही ध्यान से और अच्छे से तैयारी करते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग इसे लेके एक कॉपी पेन के साथ बैठें और इससे नोट डाउन कर लें। क्योंकि कभी भी जो चीज़ नोटेड होती है ना आपके पास, उसको पढ़ना और उसको लर्न करना बहुत आसान होता है। और जब आप लिख लेते हैं ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है। इसीलिए लिखने पे काफ़ी जोर देती हूँ मैं कि नहीं, लिखना ज़रूरी है, क्योंकि लिखोगे नहीं तो समझोगे कैसे, है ना। कहते भी है ना कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जब आपने जो पढ़ा उसे यदि आप सिर्फ आपने ओरली उसको पढ़ लिया या मन में पढ़ लिया और छोड़ दिया, तो वो चीज़ें भी फिर छूट जाती हैं। लेकिन आपने यदि उसे लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, तो वो हमेशा के लिए आपके ज़हन में रह जाता है। और इसीलिए मैं जब कभी भी कोई सा लेक्चर हमारा कंडक्ट होता है तो मैं यही बोलती हूँ कि आप प्लीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखते हैं आफ्टर मैथ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या आए 1857 के विद्रोह के बाद। The British had regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. Given below are the important changes that were introduced by the British। यानी कि अब तक जो वो इस तरीके के कानून बनाते थे, इस तरीके के रूल्स बनाते थे, जो कहीं ना कहीं भारतीयों के खिलाफ होते थे, तो इस तरह का सेम रूल बना के अब वो आगे शासन नहीं कर सकते थे। जैसा कि मैंने बोला कि अब तक जनता जागरूक हो चुकी थी। तो पहला क्या बड़ा बदलाव आया ये देख लेते हैं कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स।
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 ईस्वी में एक कानून पारित किया और इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत के ऊपर, उस पावर का ट्रांसफर हो गया और अब ये डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। सेकंड है, a member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him called the India Council. एक बदलाव ये भी हुआ कि ब्रिटिश कैबिनेट में एक नया पद बनाया गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया और उसे भारत से रिलेटेड सभी मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। साथ ही साथ उसे एक काउंसिल भी दिया गया जिससे वो एडवाइस करके भारत के ऊपर शासन कर सके, तो उसे इंडिया काउंसिल भी कहा गया। तीसरा है कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वॉयसराय, दैट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ये सबसे बड़ा बदलाव था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कहते थे, जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले गवर्नर कहते थे, फिर गवर्नर जनरल हुआ और अब गवर्नर जनरल भी खत्म हो गया और अब इसे वॉयसराय कहा जाने लगा। आपने ध्यान दिया होगा कि इनिशियली जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और यहाँ का शासन उनके हाथों में आया था, तो आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट्स उस समय में 3 थे। तो प्रिंसली स्टेट्स जो था वो गवर्नर के अंदर हुआ करता था, बाद में चल के उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1858 ईस्वी में यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें वॉयसराय की उपाधि दी गई और ये ब्रिटिश मोनार्क के प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते थे, यानी वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनके प्रतिनिधि होते थे। साथ ही एक बदलाव ये भी हुआ कि जितने भी रूलिंग चीफ थे कंट्री में, यानी कि जितने भी देसी राजे रजवाड़े थे, उनको ये आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन, उनकी जो टेरिटरी है, वो कभी भी फ्यूचर में एनेक्स नहीं की जाएगी, यानी कि उसे हड़पा नहीं जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किंगडम्स को वो अपने उत्तराधिकारियों को पास कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन। जहाँ आपको ध्यान होगा कि झांसी की रानी के बारे में ये कहा गया था कि नहीं, वो जो उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था गोद, उसे वो शासन नहीं दे सकती, उसे वो उत्तराधिकारी नहीं बना सकती। जैसा कि झांसी की रानी के केस में हुआ था कि उन्हें ये कहा गया कि वो अपने उत्तराधिकारी को अपना उत्तरदायित्व तो नहीं पास कर सकती, नहीं दे सकती। तो उसमें अब एक बहुत बड़ा बदलाव आया 1857 के बाद। ये कॉन्सिक्वेंस आया, ये परिणाम आया कि जो शासक हैं वो अपने उत्तराधिकारियों को शासन दे सकते हैं, साथ ही साथ दत्तक पुत्र को भी, यानी कि एडॉप्टेड सन को भी अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। हालांकि जितने भी इंडियन रूलर्स थे उन्हें एक सबॉर्डिनेट की तरह ही रहना पड़ता ब्रिटिश क्राउन के अधीन। इसके अलावा एक और बदलाव ये हुआ कि इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज्ड। यहाँ पे अब सैनिकों के ऊपर से थोड़ा भरोसा इनका उठने लगा था और यही वजह थी कि उनकी सेना में उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया और यूरोपीय सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा भरे। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि जिन जिन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था उन सारी जगहों से सैनिकों को नहीं के बराबर लिया गया, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे ही भरोसा टूटा हुआ था कि इन जगहों पे विद्रोह हुआ है, तो वहां के सैनिकों को उन्होंने अपनी सेना में नहीं रखा। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikh, and Pathan. The land and property of Muslims was confiscated. इसके अलावा मुस्लिम्स को भी शक की निगाह से देखा गया और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो मुस्लिमों ने फैलाया। और आप कई जगहों पे देखेंगे भी कि कई, खासकर कानपुर में और बहुत से जगह पे जो लीडर्स थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने विद्रोह को अगवा किया था। The British decided to respect the customary religious and social practices of the पीपल ऑफ इंडिया। और अब एक और सबसे बड़ा बदलाव हुआ था जिसको आप कल्चरल चेंज कह सकते हैं, कि अभी तक वो भारतीयों के कल्चर को, चाहे किसी चीज़ को रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगा कि आगे वो इस तरीके से नहीं कर सकते और उन्हें यदि यहाँ पे रहना है तो
इन चीज़ों को इज्जत देनी ही होगी। Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their land. इसके अलावा और भी कानून बने जिससे लैंडलॉर्ड्स और जमींदार को उनके जमीन के ऊपर सुरक्षा दी गई। और इस तरीके से भारतीय इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट फेज शुरू हुआ 1857 की क्रांति के बाद। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुल 5 वीडियोस बनाए हैं। मीन्स इस चैप्टर को मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड करके 5 पार्ट में बनाया है और 4 पार्ट में पोस्ट कर चुकी हूँ। ये 5वां पार्ट होगा और आपको हर पार्ट में ही सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर से देखिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।